सोशल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है जलवायु। इस चैप्टर में हम भारत के जलवायु के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं। पहले उन मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। इसमें पहला बिंदु है मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन से हैं। तो इन तत्वों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे नंबर 1 तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, वर्षण का मतलब होता है वर्षा, एक ही होते हैं या एक ही तरह के होते हैं। अगर गर्मी है, तापमान ज़्यादा है, तो वो तापमान उस मौसम में लगभग एक समान रहेगा। वायुमंडल का जो प्रेशर है, जो दबाव है या दाब है, वो भी लगभग समान होता है। हवा, पवन का मतलब होता है हवा, हवा का की जो दिशा है या हवा का जो प्रेशर है, दाब है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और वर्षण का अर्थ मतलब होता है वर्षा या बरसात। तो एक जलवायु या एक जैसे मौसम में लगभग ये सभी तत्व एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए जब भारत में मानसून आता है तो लगभग पूरे भारत में जलवायु एक समान हो जाता है। वही चिपचिपाहट, वही ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी होती है मौसम के अंदर। हवा में नमी होती है। हवा बिल्कुल चलती नहीं है, या फिर चलती है तो हर हर जगह चलती है। बारिश भी लगभग पूरे भारत में बारिश का या वर्षा का वातावरण होता है। इस तरह से अगला जो पॉइंट है इसका, वह है मॉनसून शब्द क्या है और इसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। मानसून शब्द की उत्पत्ति अर्थात इसकी उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। ठीक है, मौसम से हुई है इसकी, मौसम से बना है मौसम, और मौसम से फिर ये मानसून शब्द बना। इसी तरह से इसमें अगला जो पॉइंट है वह है कि मानसून का अर्थ क्या है या मानसून किसे कहते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये था कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है। तो शब्द है मौसम, जो कि अरबी भाषा का है, और मौसम से मौसम बना और मौसम से मानसून। अब प्रश्न उठता है कि मानसून क्या है, मानसून का अर्थ क्या है। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग अ ईयर, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। मानसून का अर्थ क्या, ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन, वायु की दिशा में बदलाव। कभी वायु उत्तर दिशा से आती है तो कभी पूर्व दिशा से आती है, कभी पश्चिम दिशा से आती है। तो इस तरह से जब ऋतु के अनुसार इस वायु में, वायु की दिशा में बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, तो उसे हम मानसून कहते हैं।
तो ये भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आता है या जून के प्रारंभ में आता है, और सबसे पहले मानसून दक्षिण भारत के केरल में आता है। तो वहां से उस दिशा से हवाएं आती हैं, यानी कि जो अरब सागर है, अरब सागर में हलचल होती है, और वहां से हवाओं का जो प्रेशर है वो भारत की तरफ भारत की तरफ होता है दबाव, और वो भारत की तरफ दक्षिण से होता हुआ उत्तर भारत की तरफ आता है और फिर पूरे भारत में फैल जाता है। तो उस हवा के साथ कुछ बादल उड़ के आते हैं, और वो बादल अपने साथ वर्षा लाते हैं, अपने साथ पानी लाते हैं, और इस तरह से हमारे भारत में वर्षा का आगमन होता है। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलाव या ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, या पॉइंट कह सकते हैं, मुख्य बिंदु, कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है, या फिर ये भी आता है प्रश्न कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इंडियन जो क्लाइमेट है, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, ये मानसूनी क्लाइमेट कहलाता है, मानसूनी जलवायु। ठीक है। इस प्रकार के जलवायु मुख्यतः दक्षिण दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये जो मानसूनी जलवायु है खास तौर से दक्षिण भारत में पाई जाती है, और वहाँ पर बारिश पहले होती है, वहाँ मानसून पहले आता है। तो इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है मानसून पे ज़्यादा निर्भर है। मानसून के अनुसार ही जल और वायु, या जलवायु जिसको हम कहते हैं, इसमें दो तत्व हैं, हवा और पानी, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो हवा के अंदर नमी का होना, हवा के अंदर जल का होना ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहलाता है, और जब उसके अंदर तापमान भी हो, टेम्परेचर भी हो, तो वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो ये सब उत्पन्न होते हैं मानसून की वजह से। तो यही कारण है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला इसमें मुख्य बिंदु है, किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी होता है ये, और इसको हम शॉर्ट में इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, ये सब पॉइंट अलग अलग हैं। अक्षांश, दूसरा है तुंगता अर्थात ऊंचाई, ठीक है। तीसरा है वायुदाब, जिसको हम एयर प्रेशर कहते हैं, वायुदाब। तीसरा है वायुदाब तंत्र हो गया। चौथा है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। जलवायु इस बात पर भी बहुत अधिक निर्भर करती है कि किसी भी देश का समुद्र से कितना निकट संबंध है या दूर का संबंध है। तो समुद्र से दूरी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अगला है, पांचवा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी एक ऐसा तत्व है जो जलवायु को नियंत्रित करता है। और छठा और अंतिम तत्व है उच्चावच लक्षण। तो ये जो 6 उच्चावच लक्षण का मतलब ऊंचाई, समुद्र का जो तल है उससे किसी देश की ऊंचाई कितनी है। तो ये जो है 6 लक्षण माने जाते हैं जलवायु को जो नियंत्रित करते हैं। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स और फैक्टर्स which controls the climate of a country। इसके साथ ही अगला जो इसमें पॉइंट है
वह है महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं और इनका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अभी हमने ऊपर देखा ना कि महासागरीय धाराएं क्या हैं, तो महासागरीय धाराएं क्या हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होती है, यानी कि समुद्र से तट माने यानी कि जो एक भूखंड या किनारा कह सकते, तट का मतलब किनारा होता है। तो समुद्र का जो किनारा है और किनारे के साथ स्थित जो स्थान है, जब ये वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होती है, किनारे की ओर होती है, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठंडा कब होगा, जब वहां ठंडी हवा होंगी, और गर्म कब होगा, जब वहां गर्म हवा होगी। तो महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। तटीय क्षेत्र जो किनारे समुद्र के जो किनारे पर स्थित क्षेत्र हैं, उनको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में जो भारत है वो गुजरात का जो एरिया है उसका, जो ये लगभग गुजरात है और दक्षिण भारत से होता हुआ और बंगाल वाला जो एरिया है, इस तरह से ये तटीय भारत कहलाता है। तटीय भाग कहलाता है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो एरिया लगता है, और जिसमें आपका बंगाल का कुछ हिस्सा हो गया, उड़ीसा का हिस्सा हो गया, इस तरह से आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, नीचे केरला हो गया यहाँ पे, और फिर ये ऊपर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, और उसके बाद गुजरात। ये सारे इनके जो इन राज्यों के जो समुद्र से लगते हुए क्षेत्र हैं, उनको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो इन तटीय क्षेत्रों की जलवायु निरंतर प्रभावित होती रहती है, निरंतर उसके ऊपर उसमें कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। और उसका प्रमुख कारण क्या होता है, प्रमुख कारण होता है कि महासागर की जो धाराएं हैं, वो धाराएं समुद्र से तट की ओर जब चलती हैं, तो वो अपने में एक अलग तरह का एक कह सकते हैं कि एक प्रभाव पैदा होता है, और वो प्रभाव पैदा होने के कारण ही तटीय क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। और उदाहरण क्या है, कि उदाहरण यही है कि जब कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बहती है, तब वह तट या वह किनारा गर्म या ठंडा हो जाएगा। देश में लगभग, अगला जो बिंदु है, देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कर्क वृत्त, ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है कि गर्म क्षेत्र है ये, ठीक है। कर्क वृत्त के उत्तर में, जो कर्क वृत्त है उसके उत्तर में, कर्क जो वृत्त है, वृत्त का मतलब होता है गोला, है ना। तो ये जो भारत है, भारत के लगभग मध्य में से ये रेखा गुजरती है। गुजरात से निकलती है रेखा, गुजरात से होती हुई ये निकलती है, और बंगाल में से होती हुई आगे तक चली जाती है। तो ये इसका एक, जो इसका निचला भाग है वो दक्षिण भाग कहलाता है, दक्षिण। और दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं उत्तरी भाग, जो ऊपर का भाग है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित, ठीक है, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो हम इस कर्क वृत्त के अनुसार भी भारत की जलवायु को दो भागों में बांटते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है और वो दक्षिण का भाग है, और दूसरा है उपोष्ण जो कि उत्तर भारत कहलाता है। तो इस तरह से देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है और आधा भाग कर्क वृत्त के
उत्तर में स्थित है, और इसकी वजह से ही दोनों जगह का जो तापमान है वो अलग अलग है। और इसका कारण यही है कि दक्षिण भाग समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी हो या फिर हिंद महासागर हो या फिर अरब सागर हो, तीनों तरफ से दक्षिण भारत को समुद्र ने घेरा हुआ है। तो यहाँ की जलवायु उत्तर भारत की जलवायु से थोड़ी अलग होती है। इसीलिए दक्षिण भारत को का जो भाग है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और इस कर्कवृत्त के ऊपर वाला जो हिस्सा जिसको हम उत्तर भारत कहते हैं, उसे हम उसका जो क्षेत्र है उसे उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अगला इसमें जो बिंदु है वह है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ठीक है, यानी कि जो ये हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हिमालय पर्वत कहाँ है और इसकी लगभग कितनी ऊंचाई है। तो हिमालय पर्वत हम सभी को पता है कि ये उत्तर भारत में स्थित है, जिसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य जो है स्थित हैं। तो ये हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तर में स्थित है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसके साथ ही भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र से लगता हुआ एरिया वो काफ़ी विशाल है, विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ है, जो कि गुजरात से ही शुरू होता है, और गुजरात से शुरू होकर के नीचे नीचे सारा दक्षिण से होता हुआ पूर्व में बंगाल तक जाता है। तो ये काफ़ी विस्तृत एरिया है, और इसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम, लेकिन अधिकतम ऊंचाई जो है वो 30 मीटर तक है समुद्र तट से, समुद्र तल से। अगला जो इसमें पॉइंट है वह है कि मौसम की अवस्थाएं, जब भारत में जलवायु और मौसम की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं 6 तत्व, ऊपर हमने उसके बारे में चर्चा की है, बहुत कम चर्चा की है, छोटी चर्चा की है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसी तरह से भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं, लगभग 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। नंबर 1 वायुदाब, वायुदाब एवं धरातलीय पवन है। एक तो वायुदाब हो गया, एयर प्रेशर हो गया, हवा का प्रेशर कितना है, हवा किस तेज गति से चल रही है या धीमी चल रही है ना। अगर उसमें दाब ज़्यादा है तो बहुत तेज बहती है हवा, और दाब कम है तो हवा कम बहती है, वायुदाब। तीसरा, और उसके धरातलीय पवन यानी कि जो धरातल के ऊपर, धरती के ऊपर जो हवाएं चल रही हैं। दूसरी जो इसका अवस्था है वह है ऊपरी वायु, ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि जो धरती से ऊपर जो हवा बहती है उसे हम कहते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है बहना, हवा का बहना, बहाव, फ्लो ऑफ एयर अबाव द लैंड, भूमि से ऊपर। तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब ये देखिए दो चीजें यहाँ पर, एक तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है, ये पश्चिम में होता है, समुद्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है अर्थात जो अरब सागर है वहाँ पर ये विक्षोभ होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ समुद्र में हलचल होती है, और वहाँ से फिर कुछ पानी जो है बादल के रूप में उठता है, और वो फिर हवा के साथ ही भारत की तरफ बढ़ता है। और यही कारण है कि भारत में कई बार मानसून भी नहीं होता और फिर भी बारिश हो जाती है। उसका कारण यही होता है, अगर खासतौर सर्दियों में, जब भारत में सर्दियाँ होती हैं, शीत ऋतु होती है, तो शीत ऋतु में
भी बारिश होती है तो उसका कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ ही होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात को जन्म देता है और चक्रवात में बहुत तेज गति से हवा चलती है और उस हवा के साथ पानी उड़ता है। ठीक है, और जो भी उस चक्रवात के सामने आता है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि धराशायी हो जाता है। बहुत सारे मकान टूट जाते हैं, जो है वृक्ष भी उखड़ जाते हैं। इसके साथ ही होती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात दो तरह दो दो जो दो जगह से आ रहे हैं, दो तरह के। एक तो हैं पश्चिमी विक्षोभ वाले चक्रवात हैं जो कि अरब सागर से आते हैं। दूसरे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये जो निचला वाला जो एरिया, जिसको हम पहले कहा कि वे जो कर्क वृत्त है, कर्क वृत्त के निचले वाला जो हिस्सा है, अर्थात जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, उसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में खासतौर से जो बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्रवात पैदा होते हैं, चक्रवात बनते हैं। और वो चक्रवात फिर अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेके आगे बढ़ता है और ये फिर बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम की जो अवस्थाएं हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, कि हवा का जो प्रेशर है वो भारत में लगभग जो है दाब कहीं ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, और धरातल के ऊपर हवाएं बहती रहती हैं। जब हवाएं बहती रहती हैं तो मौसम थोड़ा ठीक होता है, हवा जब बंद होती है तो गर्मी हो जाती है। इस तरह से जो ऊपरी वायु परिसंचरण है, एक जो है अवस्था है धरती के ऊपर की, एक धरती की अवस्था हो गई, एक धरती के ऊपर की अवस्था हो गई, और तीसरी अवस्था है समुद्रों की अवस्था। और समुद्रों की अवस्था जो है वो भारत की अवस्था को भी प्रभावित करती है। समुद्रों से चक्रवात के रूप में बहुत ज़्यादा पानी भारत की तरफ बढ़ता है और तटीय क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं मौसम की पाई जाती हैं भारत में। पहली धरातलीय पवनें, दूसरी वायु ऊपरी वायु परिसंचरण यानी भूमि से ऊपर, और तीसरी चक्रवाती विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके अतिरिक्त अगला जो इसका बिंदु है, मुख्य बिंदु, वह है कोरियालिस। कोरियालिस बल क्या है? कोरियालिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को हम कोरियालिस बल कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं भी आपको समझा रहा हूं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसके कारण जो आभासी बल पैदा होता है, उस आभासी बल को ही कोरियालिस बल कहते हैं। आभासी बल, यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि जो कोरियालिस बल है वो आभासी बल है, और ये आभासी बल कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होने वाले या उत्पन्न होने वाले आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी, उत्तरी जो गोलार्ध है यानी ऊपर का जो हिस्सा है उसमें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि विक्षेपित होने का मतलब है कि वो जो हवाएं हैं एक तरह से छितर जाती हैं ऊपरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। और उसका कारण क्या है? कोरियालिस बल। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फेरल का नियम। अलग से कुछ, व्हाट इज फेरल? फेरल प्रिंसिपल या फेरल का नियम क्या है? फेरल सिद्धांत क्या है? तो फेरल का जो नियम है वो वही आभासी बल यानी कोरियालिस बल को ही हम फेरल का बल से जुड़ा हुआ है जोड़ते हैं। और फेरल कहता है कि जब कोरियालिस बल लगता है यानी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो आभासी बल पैदा होता है उसका असर पड़ता है। असर क्या पड़ता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं या पवनें हैं वो दक्षिण की ओर बहने लगती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कहाँ बहती हैं? बाईं ओर बहने लगती हैं। इसी को फेरल का नियम कहते हैं। यानी कि आभासी बल की वजह से हवाएं दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर बहती हैं
और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर बहती हैं, इसी को हम फेरल का नियम कहते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का, चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जलवायु, जो कि 9वीं कक्षा का चैप्टर है, और इस चैप्टर जहाँ से लिया गया है वह विषय है भूगोल, ज्योग्राफी, जो कि सोशल साइंस या एसएसटी का एक हिस्सा है। तो इस जलवायु वाले चैप्टर में जेट धारा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जेट धारा क्या होती है? देखिए, नाम से स्पष्ट, जेट धारा, ठीक है, यानी कि ये तेज गति से चलने वाली हवा है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धारा का मतलब हवा है। ये कोई पानी की हवा धारा नहीं है, ये पानी की धारा नहीं है, ये हवा है, ठीक है। तो जेट धारा का मतलब है तेज गति से चलने वाली हवा। तो यह हवा कहाँ चलती है? ये एक संकरी पट्टी में, संकरी पट्टी का मतलब है कि बहुत पतले क्षेत्र में बहती है, बहुत फैल के नहीं बहती है हवा, बहुत जो है संकरी पट्टी में, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, यानी लगभग 12,000 मीटर से अधिक, 12,000 मीटर से अधिक, ठीक है, 12,000 यानी लगभग 12 मीटर हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। तो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर, धरती से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर यह हवा क्षोभ मंडल में, यानी कि वायुमंडल में संकरी पट्टी में बहती है, ठीक है। इसी को हम जेट धारा कहते हैं। पश्चिमी हवाएं हैं ये, क्लियर। ये संकरी पट्टी में क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई अर्थात 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, जिन्हें हम जेट धाराएं कहते हैं। तो पश्चिमी हवाएं हैं, जिसमें मैंने कहा ना कि हवा है, ये धारा कुछ नहीं है बल्कि हवा है, जो कि तेज गति से चलती है, क्लियर। इनकी गति देखिए कितनी होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो सर्दी में ये गति बढ़ जाती है। सर्दी में जेट धारा की गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 184 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ज्यादा गति होती है, ठीक है। एक एक नंबर क्वेश्चंस अलग से भी आ सकते हैं कि भाई गर्मियों में, गर्मी के जो मौसम होता है तो उसमें जेट धाराओं की गति या स्पीड कितनी होती है? 110, और सर्दियों में ये गति बढ़ करके 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बहुत सी अलग धाराओं को, बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, यानी जेट धाराओं के भी अलग अलग रूप जो है देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे अधिक मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। सबसे स्थिर मध्य, सबसे स्थिर, यानी कुछ तो होती हैं स्थिर टिकाऊ, जो लंबे समय तक टिकती हैं, लंबे समय चलती हैं, कुछ होती हैं अस्थाई होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, कुछ समय के लिए चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। तो सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं, यानी जो उत्तर भारत में बहती हैं वो धाराएं ज्यादा स्थिर हैं, ठीक है, बजाय दक्षिण भारत में बहने वाली धाराओं के। तो जेट धारा क्या है? जेट धारा पश्चिमी हवाएं हैं जो पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर एक संकरी पट्टी में बहती हैं, और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट धारा से जुड़ा हुई अलग एक और इंफॉर्मेशन, जेट धाराएं लगभग 270 से 27 डिग्री है, ये डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित होती है। जब मैप में हम 27 और 30 का जो स्थान बताया गया है कि ये कहाँ पर स्थित होती हैं, तो 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं, पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं, क्योंकि ये ऊपरी भारत में हैं। जो भारत का जो मैप अगर हम देखें तो भारत का जो मैप है उसमें बीच में से एक कर्क रेखा गुजर रही है, और उस कर्क रेखा का जो ऊपरी हिस्सा है उसको उत्तर भारत कहते हैं, और नीचे वाला दक्षिणी भारत कहते हैं। तो ये जो जेट धाराएं ये ऊपर वाले हिस्से में बहती हैं, उत्तर भारत में बहती हैं, जो इसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगला है उत्तर पूर्वी जेट धारा, जिसे पूर्वी जेट धारा जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है,
गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहती है। प्रवाहित होने का मतलब बहती है। पूर्वी जैठ धारा जो है वो कहाँ 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहती है। अगला बिंदु है, मुख्य बिंदु है, दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध क्या कहलाता है। देखिए, दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध, जब दाब, जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर या जो वायु दाब है उसकी स्थिति में जो बदलाव आता है उसे अल नीनो कहते हैं। ठीक है, ये अल नीनो, अलग से क्वेश्चन आता है, अल नीनो किसे कहते हैं। नीचे ही ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, अल नीनो क्या है। तो अल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर स्थायी, ठीक है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा है। यानी कि जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर कौन सी जलधारा बह रही है, गर्म जलधारा बह रही है। उस गर्म जलधारा को ही हम अल नीनो कहते हैं, उसी को अल नीनो का नाम दिया गया है। तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर ये जलधारा थोड़े समय के लिए बहती है। ठंडे पानी की जलधारा में से ही बीच में से एक धारा गर्म पानी की बहने लग जाती है, उसी को अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, तो गर्म जल की धारा है ये। ठीक है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, गर्म जल की धारा के विकास को अल नीनो कहा गया है। जब इस गर्म जलधारा का विकास होता है तो ये अल नीनो कहलाता है। तो अल नीनो क्या है, ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास अल नीनो कहलाता है। अल नीनो क्या है या अल नीनो किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए। अल नीनो स्पेनिश शब्द से निकला है। स्पेनिश शब्द, स्पेन भाषा का शब्द है। स्पेनिश जो वर्ड है, एल नीनो जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है। एल नीनो इज ए स्पेनिश वर्ड जिसका अर्थ होता है बच्चा, ना, चाइल्ड। और जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चा बढ़ता है, तो ऐसे जब जलधारा है वो जलधारा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती, गर्म होती चली जाती है। गर्म जलधारा का विकास, उसी को तो हम अल नीनो कहते हैं। तो जैसे बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, या बेबी, बच्चे का मतलब बेबी क्राइस्ट। क्राइस्ट इस जो ईसाई थे, क्राइस्ट जिन्होंने ईसाई धर्म को की शुरुआत, जिनके माना जाता है शुरुआत करने वाले थे क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनके बचपन के रूप को इस अल नीनो का नाम दिया गया है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। अल नीनो के उपस्थिति, अल नीनो की जो उपस्थिति है वो समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है। जैसे अल नीनो शुरू होता है तो समुद्र का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म पानी की धारा बहने लग जाती है, तो समुद्र का तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये अल नीनो क्या है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बेबी या बच्चा, और इसको बेबी क्राइस्ट के रूप में व्यक्त किया गया है। और इसलिए किया गया क्योंकि ये क्रिसमस के समय बहनी शुरू होती है 25 दिसंबर के आसपास। इसकी वजह से तो समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। क्लियर, तो ये गर्म जलधारा है जिसको हम अल नीनो कहते हैं। अगला है मासिन राम। मासिन राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है इस चैप्टर का। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेक्माइट एवं स्टेलेक्टाइट, दो चीजें हैं इसके अंदर, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के प्रसिद्ध हैं, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं ये। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि भाई विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में होती है, जो कि भारत में स्थित है, भारत के मेघालय नामक राज्य में स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो इसके मुख्य प्रश्न हैं उनका अगले वीडियो में उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।